मेरा नाम अनन्या है। मैं उस वक्त 7 महीने की गर्भवती थी जब मेरी ज़िंदगी ने मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ना शुरू किया। सुबह आँख खुलते ही रसोई में घुस जाना मेरी आदत नहीं, मेरी मजबूरी बन चुकी थी। सासन नंदों के लिए गरम गरम खाना बनाना, समय पर परोसना, उनकी फरमाइशों को पूरा करना, यही मेरी दुनिया थी। लेकिन दिन भर की इस मेहनत के बदले मुझे मिलता था रात का बचा हुआ ठंडा खाना और ढेर सारे ताने। मेरे पति दुबई में नौकरी करते थे। घर में उनकी गैर मौजूदगी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। सास और नंदे जानती थी कि यहाँ पर मेरा कोई नहीं है जो मेरे लिए आवाज़ उठाए। एक दिन अचानक मेरे पति घर आ गए। उन्हें देखते ही घर का माहौल बदल गया। मेरी सास और नंदे घबरा गई। जल्दी जल्दी मेरे फटे पुराने कपड़े उतार कर मुझे अच्छे कपड़े पहनाए गए ताकि मेरे पति को घर की सच्चाई का जरा सा भी अंदाजा ना हो। मेरे पति सबसे मिले और फिर मेरे तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मेरे पैरों पर पड़ी, घर में अजीब सी खामोशी छा गई। मेरे पैरों पर सूजन साफ दिखाई दे रही थी। मैं घबरा गई। धीमी आवाज़ में बोली, मम्मी जी, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं कुछ दिनों के लिए पिताजी के घर जाना चाहती हूँ। जब मैं सास के कमरे में गई और बात रखी तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। गुस्से में बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अगर तू चली गई तो इस घर के सारे काम कौन करेगा? मैं चुप रह गई। मैं चाहती तो कह सकती थी, आपकी अपनी बिटिया भी तो हैं, वो भी घर संभाल सकती हैं, लेकिन मेरे होठ जैसे सिल गए थे। मेरे पति को विदेश गए करीब 7 महीने हो चुके थे। इसी दौरान मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया गया था। उन्हें पता था कि मेरा मायका दूर है और मेरे पिता वो खुद कैंसर से जूझ रहे थे। 5 महीने हो चुके थे। मैंने अपने पिता को देखा भी नहीं था। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। हिम्मत जुटाकर मैंने फिर कहा, मम्मी जी, चाचा जी का फ़ोन आया था। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, बस कुछ दिन के लिए जाने दीजिए। मेरी आंखें भर आई थी, आवाज़ काँप रही थी। मेरे चाचा जी सगे नहीं थे, लेकिन उनका घर हमारे घर के पास ही था। वह कभी कभार पिताजी को खबर दे दिया करते थे। मेरी बात सुनते ही मेरी सास आग बुलबुला हो गई। मेरे हाथ में मोबाइल था। उन्होंने झपट कर मोबाइल छीना और जोर से ज़मीन पर दे मारा। मोबाइल टूट चुका था। मेरे अंदर कुछ और भी टूट गया था। वो चिल्लाई, इसी मोबाइल ने तुझे सर पर चढ़ा रखा है। आज के बाद मोबाइल हाथ में लिया तो अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ नहीं बोली, बस टूटे मोबाइल को देखती रही। अब मैं अपने पिता से कैसे बात करूंगी, अपने पति से कैसे संपर्क करूंगी? रोती हुई मैं अपने कमरे में आ गई। दिल खून के आंसू रो रहा था। दोपहर में सबने खाना खा लिया था। मैं रसोई में बर्तन धोने लगी। मेरी 3 नंदें थी, रीमा, पूजा और साक्षी। जब ये तीनों और सास एक साथ होती तो मेरी आवाज़ खुद पे खुद दब जाती थी। मैं सिंक पर खड़ी बर्तन धो रही थी कि सबसे बड़ी ननद रीमा आई। उसकी अब तक शादी नहीं हुई थी। उसने हुक्म दिया, भाभी, एक कप चाय बना दो, सर बहुत दर्द कर रहा है। मैंने बिना कुछ कहे चाय बना दी। अभी चाय कप में डाल ही रही थी कि सबसे छोटी नंद साक्षी आ गई। वो भी चाय की फरमाइश करने लगी। थकान से मेरा सर घूम रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा, साक्षी, तुम अपने लिए चाय खुद बना लो, अभी अभी रीमा के लिए बनाई है। मेरा सिर में बहुत दर्द कर रहा है। मेरा बस इतना कहना था। वो साक्षी, जो मुझसे पूरे 1.5 साल छोटी थी, इनकार करने लगी और बोली, मैं अभी मम्मी को बुलाती हूँ। इतना कहकर साक्षी किचन से बाहर निकल गई। मैं वहीं खड़ी अपना सर पकड़कर रह गई। मुझे अच्छी तरह पता था कि अब क्या होने वाला है। कुछ ही मिनटों में मेरी सास आ गई और फिर वही ताने, बरसात। करीब 5 मिनट बाद मेरी सास साक्षी के साथ किचन में आ गई। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अनन्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी का काम करने से मना करने की? वो तेज आवाज़ में बोली, याद रखना, ये हमारा घर है। हम तुम्हें 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, उसी को अपनी किस्मत समझो। ज़्यादा जुबान चलाई तो आज की आज घर से निकाल दूंगी, फिर कभी इस घर में कदम भी रखने नहीं दूंगी। उनकी बातें सुनकर मेरी आंख भर आई।
मैं उन्हें विश्वास भरी नज़रों से देखती रह गई। क्या वही यही सास थी जो मेरे पति के रहते मुझसे बड़े प्यार से बात किया करती थी, जो हर छोटी बड़ी बात की फिक्र किया करती थी? मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। 1.5 साल मैंने अपने पति के साथ चैन की गुजारी थी, लेकिन पिछले 7 महीने से वो मुझसे बहुत दूर दुबई में थे और उनके जाते ही मेरी ज़िंदगी की किस्मत जैसे शून्य हो गई थी। मैंने हिम्मत करके कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने साक्षी से कह दिया कि वो अपने लिए चाय खुद बना ले। मैं हर बार सबको चाय बनाकर देती हूँ। मैंने आगे समझाने की कोशिश की। रीमा ने चाय मांगी थी, मैंने उन्हें चाय दी। फिर पूजा ने कमरे में भी चाय देकर आई थी। उसके बाद साक्षी ने भी चाय मांगी। मैं लगातार चाय बनाते बनाते थक गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास और साक्षी दोनों चुप हो गई। बिना कुछ कहे वह वहाँ से चली गई। लेकिन जाते जाते सास ने फिर हुक्म दे दिया, चलो ठीक है, अब मेरे लिए और साक्षी के लिए चाय बना दो। मैं जानती थी अभी पूजा भी आएगी और कोई ना कोई नया काम पकड़ा देगी। मैंने चुपचाप चाय बनाई और सास के कमरे में रखाई। अपने लिए भी 1 कप चाय बना ली। मेरा सिर अब और भी ज़्यादा दर्द कर रहा था। 3-4 दिन हो चुके थे, मेरे अपने पति से कोई बात नहीं हुई थी। अब तो मेरा मोबाइल भी टूट चुका था, मतलब उनसे बात करने का एकमात्र सहारा भी खत्म हो गया था। घर में मेरी सास और तीनों नंदों के पास अपने अपने मोबाइल थे, जिन पर वो हंसते बोलते घंटों बातें करती रहती थी। मैं कमरे में चाय पीते पीते वहीं बैठे रह गई। दिल कर रहा था या तो मैं अभी अपने पति के पास चली जाऊं या वो किसी तरह मेरे पास आ जाए। उनके बिना मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता था। मैं इस घर में घुट घुट कर जी रही थी, जहाँ मैं कभी खुशी खुशी दुल्हन बनकर आई थी। मैंने अपने पति से मोहब्बत की शादी की थी। शायद यही बात मेरे ससुराल वालों को शुरू से चुभती थी। शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। मैं सोफे पर ही लेट गई थी और वहीं मेरी आंखें लग गई। जब मेरी नींद खुली तो बाहर हल्की सी अंधेरा छाने लगा था। घड़ी देखी तो घबरा गई, इतनी देर कैसे हो गई। मैं फौरन उठकर किचन की तरफ भागी। शाम का खाना भी तो मुझे ही बनाना था। भगवान का शुक्र था कि दोपहर में सब्जी बना ली थी, अब सिर्फ रोटियां बनानी थी। मैं जल्दी जल्दी आटा गूंथने लगी। अभी आटा गूंथ ही रही थी कि मेरी सास किचन में आ गई। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है? वो चिल्लाने लगी। पता है मुझे शुगर है, फिर भी खाना टाइम से नहीं बनाती। अब मुझे भूख लग रही है, बताओ क्या खाऊं? वैसे भी तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं मर जाऊं। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ें हुई। मैं उन्हें सच में अपनी माँ मानती थी, लेकिन वो हर दिन मुझे और तोड़ देती थी। हालांकि वो हमेशा रात 8 बजे खाना खाती थी और अभी तो सिर्फ 7 ही बज रहे थे। मैंने नम्रता से कहा, मम्मी जी थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, मैं जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ, आपको गरम गरम परोसूंगी। लेकिन उन्हें कहाँ सुकून मिलने वाला था। वो कड़वी बातें सुनाकर चली गई। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे पति के लौटने से पहले ही मैं इस जिंदगी से हार जाऊंगी। मैंने दोपहर की बनी हुई कटहल और आलू गोभी की सब्जी फ्रिज से निकाली और चूल्हे पर रख दी। एक तरफ सब्जी गर्म हो रही थी और दूसरी तरफ तावे पर रोटियां सिक रही थी। पेड़े मैंने पहले ही बना लिए थे ताकि देर ना हो। मैं जानती थी अगर खाना जरा सा भी लेट हुआ तो चारों माँ बेटियां घर सिर पर उठा लेंगी। उनके लिए मैं इस घर की बहू नहीं, बस एक नौकरानी बन चुकी थी। मैं कुछ रोटियां बना ही चुकी थी कि थोड़ी देर बाद सबसे छोटी ननद साक्षी किचन में आ गई। वो अपनी बड़ी दोनों बहनों से भी ज़्यादा बदतमीज और घमंडी थी। किचन में आते ही वह चूल्हे पर चढ़ी हुई पतीली का ढक्कन हटाकर साक्षी सब्जी को घूरते हुए देखने लगी। मैं उसके पास ही खड़ी तावे पर रोटियां सेक रही थी। थोड़ी देर बाद उसने ताने भरे लहजे में कहा, क्या आज भी यही दोपहर का बचा हुआ खाना खाएंगे? कटहल और आलू गोभी के अलावा कुछ और बना लिया करो। मैंने थके हुए स्वर में कहा, इतना खाना बचा हुआ है कि सबके लिए काफ़ी है।
फिर अलग से दूसरी सब्जी बनाने की क्या ज़रूरत है? मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से में अपना प्लेट जमीन पर पटक दी और पतीले को चूल्हे पर ढेटा करके धक्का दे दिया। पतीले टेढ़ी होती ही गरम गरम सब्जी चूल्हे पर ही फैल गई। मैं बिल्कुल पास खड़ी थी। कुछ ही छींटे सीधे मेरे पाँव पर आ गिरे। तेज जलन के साथ मेरी मुंह से चीख निकल गई। ऐसा लगा जैसे पाँव जलकर राख हो गया हो। मैं दर्द से रोने लगी। मेरे होठ काँप रहे थे, शब्द बाहर ही नहीं आ रहे थे। लेकिन साक्षी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो मुझे उल्टा सीधा सुनाती रही और जाते जाते हुक्म देकर चली गई, मेरे लिए आलू के पराठे बना देना, मैं यह बासी खाना नहीं खाऊंगी। वो हमेशा ही नखरे दिखाती थी, खाने में हर बार कोई ना कोई कमी निकालती और मुझे नीचा दिखाने में कोई कसक नहीं छोड़ती। उसे इस बात से ऐतराज़ नहीं था कि मैंने दोपहर की सब्जी रात के लिए रख दी थी, जबकि मैंने जानबूझकर खाना ज़्यादा बनाया था ताकि रात को आसानी हो सके। दर्द से कहरते हुए भी मैं आलू उबालने लगी। मुझे पता था अगर पराठे नहीं बनाए तो फिर हंगामा होगा और सास के ताने अलग से झेलने पड़ेंगे। मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि मेरी अपनी मर्जी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची थी। बस सबकी फरमाइश पूरी करनी ही मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। जले हुए पाँव और कांपते हाथों से मैंने आलू के पराठे बनाए और साक्षी के कमरे में रख आई। फिर रीमा, पूजा और सास का खाना अलग अलग उनके कमरे में दे आई। चारों माँ बेटियाँ 4 अलग अलग कमरे में रहती थीं और मैं 5वें कमरे में बिल्कुल अकेली। मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि तीनों बहनें एक साथ क्यों नहीं रहती। पता नहीं वो क्या करती थी। मेरी सास को भी इससे कोई मतलब नहीं था। वो तो हमेशा फ़ोन पर अपनी बहन, सहेलियों या रिश्तेदारों से बातों में लगी रहती थी। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। दिल जैसे अंदर ही अंदर टूट रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। दिल चाहता था कि किसी तरह उनसे बात कर लूं। मेरे पास फ़ोन नहीं था, लेकिन सास और नंदों के पास तो था। आज तक मैंने कभी भी अपने पति से उनके व्यवहार की शिकायत नहीं की थी। हमेशा यही कहा था कि मैं खुश हूँ, सब लोग अच्छे हैं। लेकिन आज मुझे लगा अब चुप रहना गलत होगा। उनका जुल्म दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। मैं किचन में बर्तन धो रही थी, सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी मेरी सास आकर खड़ी हो गई। अब तक यही क्या कर रही हो? उन्होंने घूरते हुए कहा। रात के 9 बज गए हैं और लाइट भी चली गई हुई है। पता है बिल कितना आता है? बिल तुम्हारे बाप को नहीं देना है, मेरा बेटा भरेगा। मेरे पिता का नाम सुनते ही मैं बच्चों की तरह रो पड़ी। मैंने कांपते आवाज़ में कहा, मम्मी जी, आपको मेरे पिताजी के बारे में ऐसा कहने की कोई हक नहीं है। जो कहना है मुझसे कहिए। इतना सुनते ही मेरी सास आपे से बाहर हो गई। उन्होंने चप्पल उतारकर मुझे मारना शुरू कर दिया। कमर पर चप्पल की तेज मार पड़ी। दर्द ऐसा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं ज़मीन पर बैठ गई और सब सहती रही। वो मारती रही, चिल्लाती रही। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी कोई ज़िंदगी है। आखिरकार थककर उन्होंने चप्पल फेंकते हुए बोली, अगर दोबारा जुबान चलाई तो तेरी जुबान खींच लूँगी। मैंने डर से दोनों हाथ जोड़ दिए। मेरी आवाज़ गले में अटक गई थी। जले हुए पाँव, कमर का दर्द और दिल का जख्म सब एक साथ टूट पड़े थे। मैं किसी तरह उठी और किचन का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही कुर्सी पर बैठ गई और घुटनों से सिर देकर फूट फूट कर रोने लगी। अंगद, आप कहाँ चले गए? मैं खुद से बुदबुदा रही थी। आपको नहीं पता, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी माँ और बहनें मेरी क्या हाल कर रही हैं। दर्द से बदन टूट रहा था। कोई दवाई नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं जानती थी दवाई तो बाहर के जख्मों पर लगती है, अंदर के जख्मों का इलाज तो सिर्फ शब्द करते हैं। और इस घर में शब्द दवाई नहीं, जहर थे। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम गई।
फिर बाहर आकर बिस्तर पर बैठी और रोते रोते छत की तरफ हाथ जोड़ती है। हे भगवान, मेरी अभी कितनी और परीक्षा लेगा तू? मेरे पति कब आएंगे? कब उनसे मेरी बात होगी? कब मेरी ज़िंदगी थोड़ा आसान होगी? कब ये परेशानियाँ मेरा पीछा छोड़ेगी? मैं अब और सहने की हालत में नहीं थी। ना जाने क्यों मुझे बहुत ज़्यादा दर्द लग रही थी। शरीर काँप रहा था। दिल भी थोड़ी देर उपरालों से शिकायतें करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई और फिर से उसी से फरियाद करने लगी, क्योंकि अब उसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। एकमात्र रिश्ता मेरे पास मेरे पिताजी का था और वही रिश्ता भी मुझसे छीना जा चुका था। मेरी सास साफ कह चुकी थी, अगर अपने बाप से मिलने गई तो वापस इस घर में कदम मत रखना। मैं अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो अपनी जवानी में लाइब्रेरियन रहे थे। अभी उन्हें महीने का थोड़ा बहुत वजीफ़ा मिल जाता था, जिससे उनका गुजर बड़ी मुश्किल से चलता था। मेरे पति अंगद हर महीने अपनी सैलरी से एक तय रकम घर भेजते थे। उसी से हम 5 औरतों का घर चल रहा था। सब कुछ ठीक था, सिवाय मेरे दिल की उस दुनिया के जो हर दिन और उजड़ती जा रही थी। मैंने हाथ जोड़कर सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और फिर से रोने लगी। बार बार उनसे यही प्रार्थना करती रही कि वो सब कुछ ठीक कर दे। अंगद मेरे पास नहीं थे। उनके जाने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैंने ये खबर उन्हें फ़ोन पर दी थी। वो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा था कि अनन्या, अपना बहुत ख्याल रखना, खुश रहो। उन्हें क्या पता था कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक तरफ अंगद की याद, दूसरी तरफ पिताजी का ख्याल मुझे अंदर से तोड़ रहा था। पिताजी ने मेरी शादी बड़ी मुश्किल से की थी। शादी से पहले वह मुझसे कहा करते थे, बेटी फिक्र मत करना, तेरी शादी मैं अच्छे से करूँगा। और उन्होंने वैसा ही किया। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर मेरे लिए दहेज जुटाया, डबल बेड तक दिलवाया, जबकि खुद पतीली सी चरपाई पर सोते थे। मैं जानती थी मैं जिस नरम बिस्तर पर सो रही हूँ वह इस ठंड में भी एक चादर ओढ़कर अकेले सोते होंगे। मेरा कोई भाई बहन नहीं था। माँ तो तभी गुजर गई जब मैं 12 साल की थी। ये सब सोचकर मेरे आंसू और तेज हो गए। रोते रोते पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मेरी आँख खुल गई। मुझे शुरू से सुबह जल्दी उठने की आदत थी। उठते ही मैं घर के कामों में लग गई। सबसे पहले आंगन की सफाई। ठंड में भी मुझे झाड़ू लेकर आंगन साफ करने लगी। मेरी सास को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि सुबह आंगन गंदा मिले। नंदे तो अपने कमरे की सफाई भी मुझसे ही करवाती थी और दोपहर 12 बजे तक सोई रहती थी। इतना बड़ा घर मैं अकेली संभालती थी। वो सब जैसे मेहमानों की तरह रहती थी। आंगन के बीच आम का एक पेड़ था। पत्ते बहुत गिरते थे, इसलिए सफाई में करीब 1 घंटा लग गया। अब धूप तेज होने लगी थी। मेरी सास भी जाग चुकी थी। मैं अभी झाड़ू लगा रही। अचानक मेरे सर पर एक छोटा सा पत्थर आकर लगा। मैं ऊपर देखने लगी। जैसे ही देखा, मेरी मुट्ठियाँ अपने आप बंद हो गईं। वो वही बदतमीज पड़ोसी था जो हमेशा घटिया हरकतें करता था। उसने जानबूझकर पत्थर फेंका था ताकि मैं उसके तरफ देखूं। दिल तो कर रहा था उसी पर एक बड़ा पत्थर दे मारूं, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने नजरें फेर ली। तभी पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सास खड़ी थी, हाथ में झाड़ू। गुस्से से बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, किसी से इश्क लड़ाने में लगी हो। आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। कहते कहते उन्होंने मुझ पर झाड़ू बरसा दी। मेरी चीख निकल गई। मैं रोती हुई बोली, मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। जब वो मारने पर आती थी तो कुछ सुनाई ही नहीं देता था। झाड़ू की मार से मेरे बाजू छिलने लगे। कपड़े थे इसलिए जान बची, लेकिन दर्द बेहिसाब था।
वो मुझे चरित्रहीन कहती रही, धमकी देती रही। बेटा आएगा तो तेरी सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं उससे कहूँगी तुझे तलाक दे दे। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी कि नहीं मम्मी जी, भगवान के लिए मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करना। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हो गई है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाइए। आपकी भी तो 3 बेटियां हैं, उनके बारे में भी सोच लीजिए। मेरी बात सुनते ही मम्मी जी का गुस्सा और भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने तिरस्कार से मेरे तरफ देखते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुझे मेरी बेटियों से अपनी तुलना करती? कहाँ मेरी बेटियां और कहाँ तू? मेरी बेटियां तेरी जैसी नहीं है। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा। अगर दोबारा इस आंगन में दिखाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनकी आवाज़ में इतनी नफरत थी कि मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जैसे उन्होंने मुझे वहाँ से जाने को कहा, मैं बिना कुछ बोले उठी और लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की ओर भाग गई। इस हालत में भी उन्होंने मुझे पीटा था। उन्हें अच्छे से पता था कि मैं उनके बेटे अंगद के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। फिर भी उनका जुल्म दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। मेरी प्रेगनेंसी अब 7वें महीने में पहुँचने वाली थी। डिलीवरी में बस 2 महीने बचे थे। कमरे में आई मुझे मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे। मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए फूट फूट कर रो रही थी कि तभी मेरी बीच वाली नंद अचानक कमरे में आ गई। बिना कोई हमदर्दी दिखाए उसने मुझसे अपने लिए नाश्ता बनवाने को कहा। घर में सबके लिए नाश्ता बनाना मेरी ही जिम्मेदारी थी। कोई अपने हाथ से एक दिन भी नाश्ता बना ले, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं चुपचाप किचन में आ गई। चूल्हे पर बर्तन चढ़े थे और मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मन बार बार अंगद के पास भागना चाहता था। मैं सोच रही शायद खाना बनाने के बाद मम्मी जी का गुस्सा कुछ शांत हो जाए और मैं उनसे मोबाइल मांग सकूं। वक्त गुजरता रहा। दोपहर तक किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं मम्मी जी के कमरे में पहुंची। वो अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं चुपचाप पास खड़ी रही। कॉल खत्म होते ही उन्होंने गुस्से से मुझे देखा और झिड़कड़ाते हुए बोली, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तकलीफ़ है तुझे? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मम्मी जी, मेरा मोबाइल टूट गया है। अगर आप इजाज़त दे दे तो थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल इस्तेमाल कर लूँ। मुझे अंगद से बात करनी है। कई दिनों से बात नहीं हुई। उन्हें मेरी चिंता हो रही होगी। बस हालचाल पूछकर वापस कर दूंगी। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई कि वह ताना मारकर हंसने लगी। बड़ी आई पति से मोहब्बत जताने वाली उसकी गैर मौजूदगी में दूसरे लड़कों से नैन मटक्का करती है और अब मेरे सामने नाटक कर रही है। बस इंतज़ार कर, एक बार मेरा बेटा आ जाए, फिर देखना मैं तुझे उसकी ज़िंदगी से कैसे बाहर करती हूँ। यह कहकर उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई वहाँ से निकल आई। अब मुझसे उनसे दोबारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं जान चुकी थी कि उन्हें सिर्फ वही सुनना अच्छा लगता है जो उनके मन में हो। कमरे में आकर मुझे एहसास हुआ कि इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है। यही कमरा मेरी दुनिया था। मैं वहीं बैठकर बिलखने लगी। दिल फटने को रहा था। दोपहर का 1 बज चुका था। मुझे खाने का ख्याल आया। मैं खुद को संभाल कर बाहर निकली। दोपहर के खाने में बड़ी नंद ने मटर पुलाव बनाने को कहा था। मैं उसी के लिए पुलाव बनाने लगी। बनाते बनाते भूख से पेट ऐंठ रहा था। मुझे मटर पुलाव बहुत पसंद था, लेकिन आज तक मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं खाया था। आज भी पुलाव सिर्फ इसलिए बन रहा था क्योंकि नंद को पसंद था। खाना तैयार होते ही सब किचन में आ गए। उन्होंने मुझे वहाँ से हटा दिया। सलाद काटना, प्लेट धोना सब कर चुकी थी। बस खाना परोसना बाकी था। तभी उन्होंने साफ साफ कह दिया, इस खाने पर तेरा कोई हक नहीं है। तू इस घर की नौकरानी है और नौकरानी को बचा कुचा ही मिलता है। भूख से आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था।
मैं रोती हुई फिर अपने कमरे में आ गई। सुबह से कुछ नहीं खाया था, नाश्ता भी नसीब नहीं हुआ था और अब दोपहर का खाना भी नहीं। मुझे कह दिया गया था कि रात का बचा हुआ ही खाओगी। शाम होते होते रात भी आ गई। रात का खाना भी मैंने खुद ही बनाया। पता नहीं था कि मिलेगा भी या नहीं। कभी दिन में 2 वक्त की, कभी एक, यही मेरी जिंदगी बन चुकी थी। शायद मुझे अब इसकी आदत पड़ने लगी थी। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि उस वक्त उन्होंने मुझे खाने से नहीं रोका। हाँ, खाना वही बचा कुचा ही था, लेकिन उस वक्त मुझे बस पेट भरना था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब इंसान को भूख सताती है तो वह अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कर लेता है। मेरा भी यही हाल था। मैंने उन लोगों के आगे का बचा हुआ खाना ही खाया। घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए थे और मैं अभी किचन में लाइट जलाकर बर्तन और कचरा समेटने में लगी थी। हर तरफ बर्तन बिखरे पड़े थे और किचन का माहौल कुछ ऐसा था जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। छोटी नंद ने रात के खाने में अपने ही डोसा बनाया था। वैसे तो घर के सारे काम मैं ही संभालती थी, लेकिन कभी कभी वो मोबाइल पर कोई नई डिश सीख कर खुद बना लेती थी और फिर किचन का हाल बुरा कर देती थी। हर तरफ सामान फैला हुआ था और बर्तन बिखरे रहते। उन्हें समेटते सब थक जाती। सिंक भी बर्तन से भरा पड़ा था। उसने जो बर्तन डोसा बनाने में इस्तेमाल किए थे वो भी नहीं धोए थे और रात के खाने वाले बर्तन भी वहीं पड़े थे। मैं थक कर भी बर्तन धो रही थी। आंसू लगातार आंखों से बह रहे थे। मुझे बेहद आराम की ज़रूरत थी, लेकिन इस घर में सुकून नसीब नहीं था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। तभी अचानक मम्मी जी किचन में आई। उनके हाथ में मोबाइल उन्होंने कहा, अनन्या, अंगद की कॉल आई है, वह तुमसे बात करना चाहता है। मैं उनकी बात सुनकर खुशी से झूम उठी। हसरत भरी नज़रों से उन्हें देखा, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए शर्त रख दी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम उसे कभी भी नहीं बताओगी कि घर में तुम्हारे साथ क्या होता है। बस हर बार की तरह यह भी कहोगी कि सब ठीक है। अगर उल्टी सीधी बात की तो जानती हो मैं क्या करूँगी। मैं डर से काँप उठी और फौरन कह दिया, मम्मी जी, मैं समझ गई, मैं कुछ नहीं कहूँगी। बस आप मुझे एक बार अंगद से बात करवा दें। मेरी सास ने मोबाइल डायल किया और मुझे सौंप दिया। दूसरी तरफ कॉल उठते ही मैं किचन से बाहर आ गई ताकि अकेले उनसे बात कर सकूं। लेकिन तभी मम्मी जी ने मुझे पकड़ लिया और वहीं खड़ा रहने को कहा। मैं वहीं खड़ी रही। मैंने सिर्फ अंगद से उनकी तबीयत और हालचाल पूछा। उन्होंने कहा, अनन्या, तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब लग रही है, ठीक तो हो? मैंने कहा, हाँ, बस अभी सोकर उठी हूँ। मम्मी जी के होते हुए मैं और कुछ नहीं कह सकती थी। 10 से 15 मिनट की बात के बाद मम्मी जी ने इशारा किया कि अब कॉल बंद कर दो। मैंने उनसे कहा कि सारा काम खत्म कर लिया है, अब आराम करने जा रही हूँ, बाद में बात करूँगी। मैंने उनसे मोबाइल के टूटने की वजह भी थोड़े से संकोच से बताई। उन्होंने कहा कि इस महीने जब तुम्हें पैसे मिलेंगे तो नया मोबाइल खरीद लेना। मैं थोड़ी खुशी हुई, लेकिन समय बीतता गया। महीने का आखिरी समय भी आ गया और मेरी सास मुझे मोबाइल लेने के लिए नहीं दे रही थी। मैंने बस चांसी मार रखा था। आंखों में आंसू, जुबान से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी यही ज़िंदगी बन चुकी थी। दिन ऐसे गुजरते थे और मैं हर दूसरे दिन नई तकलीफ़ें का सामना करती। एक दिन मेरी बड़ी नंद का रिश्ता आया। सास ने मुझे सख्ती से कहा कि खाने में सब कुछ बहुत अच्छा बनाना। मैं अंदर से प्रार्थना कर रही थी कि रिश्ता सफल हो जाए। वो लड़की दिन पे दिन बड़ी हो रही थी। शनिवार का दिन था और रिश्ते वाले रविवार को आने वाले थे। शायद लड़का सरकारी ऑफिसर नहीं था, लेकिन अच्छे परिवार से था। सास और नंद बहुत खुश हो गई। उन्होंने सारा राशन मंगवा दिया और मैं सुबह से ही खाना बनाने में लगी थी।
मुश्किल से काम मैं एक दिन पहले ही निपटा चुकी थी ताकि रविवार को ज़्यादा थकान ना हो। दोपहर तक काम खत्म हुआ और मैं नहाकर साफ कपड़े पहन गई। थोड़ी देर बाद रिश्ते वाले भी आ गए। मैं किचन में गई और उनके लिए चाय बनाने लगी। मेरी नंद भी आ गई और बोली मैं ले जाऊंगी। मैंने चाय की ट्रे उसके हवाले कर दी और अंदर चली गई। लड़के की माँ मुझे घूर रही थी। लड़का भी मुझे देख रहा था। शायद उन्होंने समझा कि मैं ही लड़की हूँ। चाय की ट्रे तो नंद के हाथ में थी, लेकिन मुझे भी उनकी नज़रों से ध्यान मिल रहा था। लड़के की माँ ने मुझे पास बैठने को कहा। सास ने अजीब निगाहों से मुझे देखा और कहा, बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद आई, बहुत पसंद आई। हमें ऐसे ही लड़की चाहिए थी। पता नहीं क्या देखकर उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। उन्हें मेरा इतना बड़ा पेट नजर नहीं आ रहा था। शायद मैंने अनारकली फ्रॉक पहना हुआ था, इस वजह से ही उन्हें मेरा पेट नजर नहीं आ रहा था। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, मैं जल्दी से कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरी सास गुस्से भरी नज़रों से मेरे तरफ देख रही थी। फिर उन्होंने रिश्ते वाली आंटी से कहा, यह मेरी बहू है। आंटी तुरंत वहाँ से चली गई और कह गई कि उनकी बेटियों में से कोई भी पसंद नहीं आई। उनके जाते ही मेरी सास ने मेरी पिटाई शुरू कर दी, जो आज तक नहीं हुई थी। मेरा कोई कसूर नहीं था। रिश्ता वाली औरत ने खुद ही मुझे पसंद किया था, लेकिन फिर भी मुझे पीटा जा रहा था। मेरी बड़ी नंद रीमा ने तो हद पार कर दी। आज पहली बार उसने मुझ पर हाथ उठाया। उम्र में मैं छोटी थी, लेकिन रिश्ता मेरा बड़ा था। भाभी होने के बावजूद उसने कोई लिहाजा नहीं रखा। वो अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे पीट रही थी। मेरा सास चिल्ला रही थी, मनुष्य औरत, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया गया और वह गर्मा गर्म चाय जो मेहमानों के लिए लेकर आई थी, जानबूझकर मेरे पैरों पर डाल दी गई। पहले से जले हुए मेरे पैर अब और जल गए। मैं दर्द से चिल्ला उठी। छोटी नंद पूजा ने चाय मेरे पैरों पर उड़ाल दी और कुछ देर बाद मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। मैं आंगन में बैठी दहाड़े मारकर रो रही थी। नज़र ऊपर उठाई तो पड़ोसन भी खड़ी थी। मुझे बहुत शर्म महसूस हुई और मैं फौरन अपने कमरे में भाग गई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं था। पति अंगद से भी बात नहीं हुई। मेरी जिंदगी अब कोई खुशी या सुकून नहीं था, बस गम का बदलाव था। मेरी सास और नंदे मम्मी जी के कमरे में बैठकर ऊंची आवाज़ में मुझे गालियाँ दे रही थी। वह गालियाँ मेरे कानों तक सुनाई दे रही थी। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। समय गुजरता गया। 2-3 दिन बीत गए। दोपहर का समय था। मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। हैरानी हुई कि कौन आया है। छोटी नंद साक्षी मुझे रोककर चल दी। बाकी 2 नंदे खाना के लिए किचन में आ गईं। तभी अचानक छोटी नंद चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरी सास भी बाहर आई और अपने बेटे के तरफ दौड़ी। दोनों नंदे अपने भाई को देखकर हैरान रह गईं। मैं फटे पुराने कपड़े में थी। किचन के पिछले दरवाजे से मुझे कमरे में ले गए और जल्दी से कपड़े बदलने को कहा। मैं घबरा गई। बीच वाले नंद पूजा ने मुझे कपड़े दिए। मैं सिर्फ अपने पति से मिलना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मैं नंदों के साथ अपने कमरे से बाहर आई। अपने पति को देखकर मेरी आंखों में आंसू निकल आए। उन्हें नहीं पता था कि मैं किस मुश्किल में उसके पास आई थी। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो सबसे पहले नज़र मेरे पैरों पर गई। पैरों पर छाले थे, पुराने दाग भी दिख रहे थे और टूटी चप्पल भी पहनी हुई थी। उन्होंने मेरी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, गलती से गर्म चाय गिर गई। लेकिन वह मान नहीं रहे थे। कह रहे थे कि यह जानबूझकर किया गया। मेरी सास और नंद डर रही थी कि कहीं मैं राज न खोल दूं। अंगद ने खामोशी से जले हुए पैर की ओर देखा। उनकी फिक्र मेरे लिए राहत थी। अगर आंगन के दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसन खड़ी थी। उन्होंने अंगद को सब सच बता दिया कि मेरी सास और नंदों ने मेरी गैर मौजूदगी में कितने जुल्म किए।
अंगद को विश्वास हो गया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, मम्मी मुझे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगर अनन्या आपको पसंद नहीं थी तो मेरी शादी क्यों करवाई? उनकी आवाज़ गीली थी, लेकिन उन्होंने मजबूती से कहा कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँगा। मम्मी जी डर गई और उनके पैरों में गिर पड़ी। रोते हुए बोली, बेटा ऐसा मत करना, तुम मेरा इकलौता सहारा हो। मैंने उन्हें कंधों से थामकर खड़ा किया। कहा, मम्मी जी आप क्या कर रही हैं? आप मेरी बड़ी हैं, अंगद की माँ हैं। अंगद अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब बस, मुझे और सहन नहीं होगा। इस घर में जो हुआ उसका हिसाब मैं अकेले ही दूंगा। अनन्या की आंखों में हल्की सी राहत थी। आखिरकार किसी ने उसकी तकलीफ को समझा और उसकी सुरक्षा को भरोसा दिलाया। अंगद ने कमरे में कदम रखा और धीरे से कहा, अनन्या तुम्हें सब ठीक लग रहा है ना? अनन्या ने सिर झुकाया, आंसू पोंछते हुए कहा, थोड़ा सा डर तो अभी भी है, लेकिन आपकी आवाज़ सुनकर लगता है कि अब सब कुछ बदल जाएगा। इस बीच रीमा, पूजा और साक्षी चुपचाप खड़ी थी। उनके चेहरे पर डर और शर्म की मिली जुली भावनाएं थी। अंगद की गुस्साई आवाज़ ने उन्हें हिला दिया था। अंगद ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुम लोग सोच रही हो कि मैं मूर्ख हूँ? जो अनन्या के साथ किया गया उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। रीमा ने धीरे से कहा, भैया हम सब। लेकिन अंगद ने उन्हें टोकते हुए कहा, कुछ मत कहना, बस मैं जो कहूँगा वही करना। अब अनन्या को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगी। अनन्या के दिल में राहत और डर दोनों एक साथ चल रहे थे। वो जानती थी कि अब भी घर में माहौल बदलना आसान नहीं है। अंगद ने देखा कि अनन्या के पैरों में जख्म अभी भी ताज़ा है। उन्होंने तुरंत उसके तरफ झुककर कहा, इन छालों का क्या हाल है? तुम्हें दर्द हो रहा होगा। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा दर्द है, लेकिन अब आपकी मौजूदगी मुझे आराम देती है। अंगद ने कमरे में बर्तन और किचन की हालात देखी। बर्तन बिखरे पड़े थे, डोसा बनाने के बर्तन साफ नहीं किए गए थे और किचन में हलचल अभी भी थी। उन्होंने देखा कि अनन्या ने अपने हाथों से सब संभाला है। तुमने यह सब खुद किया? अंगद ने थोड़ी ताजुब से साथ पूछा। अनन्या ने सिर झुकाया, हाँ। मैं बस कोशिश कर रही थी कि घर में सब कुछ ठीक लगे, पर मैं अब और नहीं कर सकती। अब मैं बस आपसे ही उम्मीद करती हूँ। अंगद ने उसके तरफ देखते हुए धीरे से कहा, अब से तुम अकेली नहीं रहोगी, मैं हूँ ना। अनन्या के दिल में हल्की सी खुशी और भरोसे लौट आया। वह जानती थी कि अभी भी मुश्किल पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब उसके पास कोई सहारा है। रीमा, पूजा और साक्षी की आंखों में डर और पछतावा झलक रहा था। अंगद ने उन्हें देखा और कड़वा स्वर में लिया, अब तुम्हें भी समझना होगा कि घर में ताकत और जिम्मेदारी का मतलब क्या है। कोई भी अनन्या के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, समझ गए? तीनों नंदे धीरे धीरे सिर झुकाए हाँ कहती हैं। अनन्या अभी भी बैठी थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी। वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है और अंगद उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों मिलकर बैठे थे। यह सिर्फ एक शुरुआत थी और अब अनन्या को हर कदम सोच समझ कर रखना था। अगले दिन सुबह अंगद ने तय किया कि अब घर में बदलाव की शुरुआत करनी है। उन्होंने देखा कि अनन्या सुबह से थकी हुई है और उसका चेहरा परेशानियों से भरा हुआ है। अंगद ने धीरे से उसके हाथ थामे और कहा, अनन्या अब तुम अकेली नहीं हो, आज से मैं तुम्हारा हर ख्याल रखूंगा। अनन्या की आंखों में थोड़ी सी राहत झलक उठी। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अंगद मुझे डर है कि अब भी उन्हें मेरी आदतों का फायदा लेने से नहीं रोक पाएंगे। अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत करो, अब सब कुछ बदल जाएगा। अब वही काम होगा जो तुम हमेशा अनजाने में करती आई हो, अब तुम्हें नहीं करना पड़ेगा।
मेरी तीनों बहनें रीमा, पूजा और साक्षी को वही काम करना होगा जो तुमने सहे हैं। अनन्या थोड़ी हक्का बक्का रह गई। उन्हें धीरे से पूछा, अंगद, आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? उन्होंने हमेशा मुझे ही सताया है। अंगद ने प्यार भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ कैसे हुआ, और अब तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। अब से मैं यह सब कंट्रोल करूँगा। दिन में जब अंगद ने अनन्या से बातचीत की, उसने उसने धीरे से पूछा, अंगद, मुझे बताओ, आपको कैसे पता चला कि मेरे साथ परिवार वाले जुल्म करते थे? मुझे तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि आप इतनी दूर से सब कुछ देख पाएंगे। अंगद ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए दुबई से आया था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से बहुत हलचल की आवाज़ें आ रही थी। मैंने तुरंत रुका और खिड़की के पास जाकर देखा। मैं अपने ही आंखों से सब कुछ देख पाया। घर के अंदर तुम पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, तुम पर जो जुल्म होते थे, सब कुछ मैंने खुद देखा। फिर जब पड़ोसन आंटी तुम्हारे पास आई और सारी बातें बताई, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम्हारे ऊपर मेरे परिवार वाले बहुत जुल्म किया करते थे, तुम्हें बहुत सताया करते थे। तुम्हें सारे दर्द और परेशानी मैंने देखी, और अब मैं इसे ख़त्म करूँगा। अब तुम बस अपना ख्याल रखो। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, अंगद, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरी इतनी फिक्र करेगा। अंगद ने उसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए कहा, अब से कोई तुम्हें सताएगा नहीं। तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हें हर से सुरक्षित रखूँगा। इसके बाद अंकल ने तय किया कि उसके तीनों बहनें रीमा, पूजा और साक्षी को वही काम करना होगा जो अनन्या ने आज तक अपने लिए और परिवार के लिए चुपचाप किया करती थी। उन्होंने सीधे बहने से कहा, अब तुम्हें वही करना होगा जो अनन्या करती थी। तुम उसकी जगह नहीं ले सकती, लेकिन कम से कम उसके कामों की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी, समझ गई? तीनों बहनों के चेहरे पर डर और पछतावा था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। अंगद ने मुस्कुराते हुए अनन्या की तरफ देखा और कहा, देखो, अब से सब बदल जाएगा। अब तुम अकेली नहीं हो। अनन्या ने उसके तरफ देखा और उसके दिल से पहली बार लंबे समय बाद राहत और सुरक्षा का एहसास हुआ। वह जान गई थी कि अब अंगद उसके लिए हर कदम पर खड़े होंगे, और जो अत्याचार अब तक सहना पड़ा, उसका हिसाब अब पूरा लिया जाएगा। अगले दिन घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। जिस घर में अनन्या की आवाज़ की कोई कीमत नहीं थी, उसी घर में अब उसकी खामोशी सबको चुभने लगी थी। अंगद के लौटने के बाद उसकी माँ को पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वह कमज़ोर समझती थी, वही आज उसके बेटे की ताकत बन चुकी है। शाम के समय अंगद की माँ खुद अनन्या के कमरे के बाहर आई। उसके चेहरे पर वही शक्ति नहीं थी, बल्कि डर और पछतावे की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह अंदर आई और धीमी आवाज़ में बोली, अंगद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। तुम मुझे माफ़ कर दो। अंगद ने पहली बार अपनी माँ की तरफ सख्त नज़रों से देखा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन शब्द बहुत भारी। नहीं माँ, मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी है। माँ चौंक गई। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अंगद ने अनन्या के तरफ देखा, जो चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। फिर उसने साफ साफ कहा, माँ, अगर माफ़ी मांगनी है तो अपनी बहू अनन्या से मांगो, क्योंकि जुल्म तुमने उस पर किए हैं, मुझ पर नहीं। दर्द उसने सहा है, अपमान उसने झेला है, भूखी वह रही है। घर में सन्नाटा छा गया। अंगद आगे बोला, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। अगर माफ़ करेगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी अनन्या। अगर अनन्या तुम्हें दिल से माफ़ कर देगी, तभी मेरे तरफ से भी तुम्हें माफ़ी मिलेगी। अंगद की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे अनन्या के पास गई। पहली बार उन्होंने अपनी बहू को ऊपर से नहीं, बल्कि नीचे झुककर देखा। कांपती आवाज में बोली, अनन्या बहू, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने तुम्हें इंसान नहीं समझा।
तुम गर्भवती थी, फिर भी तुमसे काम करवाया, तुम्हें भूखा रखा, तुम्हें डराया। आज मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने वो सारी रातें घूम गई। भूखे पेट, टूटे कपड़े, अपमान और अकेलापन। वह कुछ देर तक चुप रही। पूरा घर उसके तरफ देख रहा था। फिर अनन्या ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में कमजोरी नहीं थी। माँ जी, मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अंगद की माँ घबरा गई। कौन सी शर्त बहू? अनन्या ने कहा। अब इस घर में किसी और बहू के साथ वही नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ। कोई लड़की भूखी नहीं रहेगी, कोई डर में नहीं जिएगी। अगर आप वो वादा करती हैं, तभी मेरी माफ़ी सच्ची होगी। अंगद की माँ ने रोते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ बहू, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। तो ठीक है, मैं आपको माफ़ करती हूँ। अंगद ने आगे बढ़कर अनन्या का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में गर्व था। आज मेरी पत्नी ने सिर्फ माफ़ी नहीं दी थी, आज उसने इस घर की सोच बदल दी। अनन्या के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान आई। अब वह सिर्फ सहने वाली बहू नहीं थी, वह इस घर की इज्जत और आवाज़ बन चुकी थी। अंगद की माँ और बहनें अब पूरी तरह बदल चुकी थी। घर में पहले जैसी शक्ति और डर नहीं था। अनन्या अब घर के कामों में फंसी हुई नहीं थी, बल्कि अंगद का पूरा ध्यान उसकी देखभाल पर था। घर की सारी जिम्मेदारी अब अंगद की निगरानी में बहनों द्वारा उठाई जा रही थी। लेकिन उसी दिन जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई, अनन्या को पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। पहली हल्की सी ऐंठन थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह इतना बढ़ गया कि अनन्या खुद खड़ी नहीं रह पाई। अंगद, मुझे मुझे अनन्या की आवाज़ डर और चिंता से काँप रही थी। अंगद तुरंत उसके पास दौड़े। उन्होंने अनन्या का हाथ थामा और देखा कि उसका चेहरा दर्द से तिरछा हो गया है। अनन्या, क्या हुआ, बताओ मुझे। अंगद ने चिंता भरे स्वर में कहा। अनन्या ने धीरे से कहा, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, लगता है अब समय आ गया है। अंगद ने तुरंत समझ लिया कि यह डिलीवरी का समय है। उन्होंने अपने पूरे घर की तैयारी शुरू कर दी। माँ, रीमा, पूजा, साक्षी, जल्दी से मेरे साथ चलो। अनन्या को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, कोई देरी नहीं। तीनों नंदे हड़बड़ाई में उठी। पहले तो उनके चेहरे पर डर और घबराहट थी, लेकिन अंगद की गर्विता और अनन्या की हालत देखकर उन्होंने तुरंत काम संभाल लिया। अनन्या को आरामदायक ढंग से लेटाया गया। अंगद ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, सब ठीक होगा मेरी पत्नी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अकेली नहीं हो। अनन्या की आंखों में हल्की सी राहत आई, लेकिन दर्द की वजह से उसका चेहरा मुड़ा हुआ था। अंगद ने तुरंत घर की कार बुलवाई और एक ही समय में अस्पताल की टीम को सूचना दे दी। जैसे ही कार अस्पताल के गेट पर पहुंची, अंगद ने डॉक्टरों को सारी जानकारी दे दी। डिलीवरी अब शुरू हो चुकी थी, हमें जल्दी से जल्दी इंतजार नहीं कर सकते। महिला बहुत दर्द में है। डॉक्टर और नर्स तुरंत सक्रिय हो गए। अंगद ने अनन्या का हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और कहा, अनन्या, तुम बहुत मजबूत हो, अब सब ठीक होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनन्या ने उसकी आंखों में भरोसा देखा और हल्का सा मुस्कान दिया। फिर दर्द की वजह से उसका चेहरा फिर तिरछा हो गया। डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू हो गई। अस्पताल की सारी टीम तेजी से काम कर रही थी। अंगद लगातार अनन्या के सिर से सहलाते हुए हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दे रहा था। बस अनन्या, बस थोड़ा और, बस सब ठीक होगा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सब ठीक है। अंगद ने धीरे धीरे कहा। अनन्या की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से अपने दर्द को सहा। अंगद ने डॉक्टरों और नर्सों से हर सवाल किया, हर अपडेट पूछा। वह चुपचाप खड़े नहीं थे, बल्कि हर पल अपनी पत्नी के पास थे। कई मिनटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अस्पताल में हल्की सी रोशनी के बीच एक चीख गूंज उठी। यह आवाज़ थी नए जीवन की। ओ बच्चा जन्म ले चुका था। नर्स ने खुश होकर घोषणा की। अंगद तुरंत अनन्या के पास
झुके और उसकी आंखों में देखा। देखो, हम दोनों के लिए नई शुरुआत आ गई है। हमारी मेहनत और हमारा संघर्ष अब रंग ला चुकी है। अनन्या ने थके हुए शरीर के बावजूद अंगद के तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा दिया। अंगद, हमारे हमारे बच्चे, और उसकी आवाज़ अब डर और दर्द मुक्त थी, केवल खुशी और राहत भरी थी। अंगद ने नन्हे बच्चे को सावधानी से उठाया और अपनी पत्नी की गोद में रखा। अनन्या ने अपने बच्चे की पहली नज़र देखी और उसकी आंखों में खड़े डालकर धीरे से कहा, हमारे लिए यह सब ठीक है। अंगद ने बच्चों को अपने हाथों से सुरक्षित रखते हुए अनन्या की तरफ देखा और कहा, अब से कोई तुम्हें सताएगा नहीं। यह बच्चा, तुम और मैं, हम सब सुरक्षित हैं। अब घर में प्यार और सम्मान की हुकूमत होगी, ना कि डर और अत्याचार की। अनन्या के चेहरे पर पहली बार लंबे समय बाद सुकून और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अस्पताल का माहौल अब डर और चिंता में मुक्त था। सिर्फ नए जीवन की खुशबू और परिवार की राहत बसी हुई थी। अंगद ने तीनों नंदों के तरफ देखा जो चुपचाप खड़ी थी। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा झलक रहा था। अंगद ने गंभीर स्वर में कहा, अब से हर काम की जिम्मेदारी समझो। कोई बहू और कोई अनन्या, किसी को सताया नहीं जाएगा, सबको सम्मान मिलेगा, समझ गई? तीनों बहनों ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अब घर का संतुलन बदल चुका था। अनन्या अब सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि अपने बच्चों और घर के लिए भी सुरक्षित थी। अंगद ने अनन्या के सिर पर सहलाते हुए कहा, देखो, अब हमारे लिए सिर्फ प्यार, सुरक्षा और खुशी नहीं है। कोई जुल्म नहीं होगा, कोई डर नहीं रहेगा। तुम सुरक्षित हो। मेरी पत्नी अनन्या ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। हाँ, सब ठीक है। घर में पहली बार शांति और राहत का वातावरण था। अनन्या ने महसूस किया कि उसका संघर्ष अब रंग ला चुका था और नया जीवन सिर्फ उसके लिए ही नहीं, पूरे घर के लिए उम्मीद, बदलाव लेकर आया था। डिलीवरी के बाद कुछ दिन घर में शांति और सुकून छा गया था। अंगद अब हर काम में पूरी तरह से अपने परिवार की देखभाल कर रहे थे। अनन्या धीरे धीरे अपने बच्चे के साथ आराम महसूस कर रही थी। एक दिन अनन्या ने अंगद के तरफ देखते हुए कहा, अंगद, मुझे मेरे पिता से मिलवा दो। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं उनसे मिल आऊं। मैं बहुत दिनों से उन्हें नहीं देख पाई। अंगद ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और कहा, ठीक है अनन्या, अब मैं तुम्हें और हमारे बच्चों को तुम्हारे पिताजी से मिलवाऊंगा। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अगले ही दिन अंगद ने अनन्या और उनके बच्चों को लेकर उनके मायके का रास्ता लिया। रास्ते में अनन्या का चेहरा खुशी और उम्मीद से चमक रहा था। जैसे ही वह अनन्या के पिता के घर पहुंचे, अनन्या के चेहरे पर जो भाव थे उन्हीं शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसका पिता अपनी बेटी और नाती को देखते हुए गले से लगा लिया। अनन्या, तुम उसके पिता की आंखों में आंसू थे। पापा, मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। अनन्या की आवाज़ हंसते हुए और रोते हुए एक साथ थी। अंगद ने चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देखा। उसने महसूस किया कि परिवार में प्यार और रिश्ता की अहमियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। कुछ समय वही बिताने के बाद अंगद ने अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। इस बार घर में सिर्फ खुशी और सुकून का माहौल था। नंदे, सास और पूरा परिवार अब समझ चुके थे, अनन्या और बच्चे की खुशी ही सबसे अहम है। घर लौटते हुए अंगद ने अनन्या का हाथ थामा और कहा, देखो, अब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही है। कोई डर, जुल्म नहीं, सुरक्षित मेरी पत्नी। अनन्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर